स्टोरी के स्टार्ट में फ्यू शैंग को देख रहे हैं जिसे बंदी बनाया गया है और बहुत ज्यादा मारा जा रहा है। वो तकलीफ में है। ये एक स्टोरी नॉवेल की रीड कर रही है ज़ो ली अपने वर्ड में और सोचती है। फिर कह रहे हैं कि एंडिंग में इसने सबको क्यों मार दिया, इसके साथ बिहेव ही ऐसा हो रहा है। वो चेयर से गिरती है तो एकदम से उसकी आंख खुलती है और सामने ही वो किसी और जगह को देख रही है। ज़ो ली समझ नहीं पा रही है कि हुआ क्या है और वो चेंज कैसे होगी। सामने ही देखती है तो ड्रेस ठीक कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कहती है सॉरी सॉरी मैंने कुछ नहीं किया। फ्यू शैंग उसे कह रहा है मुझे मारना है तो अभी मार दो वरना आगे जाकर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपना फेस देखती है तो उसे पता चलता है वो प्रिंसेस ज़ो ली बन गई है जो फ्यू शैंग को मार रही थी। अब वो भागने लगती है तो उसे सिस्टम की आवाज आई है कि तुम्हें इसे टॉर्चर करना ही पड़ेगा वरना ये वैसे ही मर जाएगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब वो कोई और मेथड निकालती है उसे तंग करने का, लेकिन फ्यू शैंग को गुस्सा आता है और वो उसे पीछे धक्का दे देता है। वो अपने हाथ भी खोल लेता है और उसकी तरफ बढ़ रहा है गुस्से में। उसे कहने लगता है आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसे देखकर ज़ो ली को बहुत डर लगता है। वो चिल्लाती है लेकिन फ्यू शैंग बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे चोट ही बहुत ज्यादा लगी है और वो बेहोश हो गया। ज़ो ली देखने लगती है ये तो बेहोश हो गया है। अब वो उसे देखती है अब क्या करूं। सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हें इसे मारना ही पड़ेगा, चलो अभी हेयर पिन निकालो। अब वो बहुत मुश्किल से हेयर पिन निकालती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही ट्राई कर रही है कि क्या मैं मार पाऊंगी इसे, अटैक करने ही लगती है तो उसे बहुत डर लगने लगता है। अब वो उठ जाती है, वहीं से एक कोट अपने ऊपर करती है और बाहर की तरफ जा रही है। फिर वो देखती है कि ये यहाँ पर सोया पड़ा है तो उसके ऊपर करवा देती है और बाहर चली जाती है। फ्यू शैंग बाद में उठ जाता है। वो सिर्फ नाटक कर रहा था बेहोश होने का। जैसे ही उठा है तो गार्ड भी आ जाता है। फ्यू शैंग असल में एक प्रिंस है और वो गार्ड को कहता है अभी कुछ मत करना, उस पे अटैक मत करना। और सामने ही वो देखने लगता है वो कोट जो ज़ो ली उस पे करवा के गई थी। ज़ो ली बाहर ब्लैंकेट लेकर जा ही रही होती है कि उसे आवाजें आ रही हैं। वो सोचते हुए जा रही है आगे क्या करना है तो सामने उसे नजर आता है प्रिंस फ्यू शैंग। फ्यू शैंग को देखती है कि ये क्या हो रहा है और ये लड़की कौन है। उसे पता चलता है ये प्रिंसेस है और ये भी तुम्हारी तरह इसे टॉर्चर कर रही है। सामने सर्वेंट आ रहा है उसे मारने के लिए। अब वो देखती है तो एकदम से सामने आ जाती है, मत करो, ये कैसा बिहेव कर रहे हो, ये एक जिंदा इंसान है। ज़ो ली वहीं पर सर्वेंट को धक्का देके सामने आ जाती है, उनको रोक रही है। प्रिंसेस को गुस्सा आता है, वो आगे जा रही है। ज़ो ली कहती है ये तुम आखिर कर क्या रही हो। कहती है तुम मुझसे लड़ोगी। मेड कहती है प्लीज प्लीज इनको कुछ मत कीजिएगा, आपको पता है ना आप पर इल्जाम लगेगा। फिर वो वहां पर ही उससे झगड़े के लिए आगे जा रही है लेकिन मेड प्रिंसेस को रोक रही है। फ्यू शैंग चिल्लाने लगता है। देखती है कैसे क्या हो गया एकदम से उसे पता चलता है फ्यू शैंग की नफरत 100% हो रही है तो वो मेड को वहीं पे थप्पड़ मार देती है। मेड फिर भी प्रिंसेस को रोक रही है और वो कहती है फ्यू शैंग को यहाँ पर कोई नहीं मारेगा और इसका आखिर कसूर ही क्या है। वो प्रिंसेस तो चली जाती है लेकिन पीछे से वो देख रही है कि फ्यू शैंग को उल्टा उस पर ही गुस्सा आ रहा है। ज़ो ली उसे कहने लगती है रुको रुको तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है, देखो मैंने तो तुम्हें बचाया है, मुझे कुछ मत करना। और वहां से जा रही है। फ्यू शैंग को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। वो चली जाती है तो सोच रही है क्यों ना फ्यू शैंग को इम्प्रेस करने की कोशिश की जाए, उसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जाए ताकि वो मुझे ना मारे उसे टॉर्चर करने के बजाय। आज जैसे ही वो अंदर आता है उसे काफी ज्यादा चोट लगी है और वो तकलीफ में है। गार्ड सामने आकर कहता है ज़ो ली को मारना ही होगा किसी न किसी तरह से, मैं अभी जाकर उसे मार के आता हूँ। फ्यू शैंग सामने कुछ देखता है और गार्ड को रोक लेता है, आज नहीं मारना। और गार्ड भी हैरान है। ज़ो ली रात को सो रही है। गार्ड अपनी मर्जी से आकर उस पर अटैक करने लगता है लेकिन वो अटैक सही से कर ही नहीं पाता। रात हो गई है और वो सोचता है मैं रात को आऊंगा। जैसे ही वो आ रहा है अंदर की तरफ सामने मेड्स आ रही होती हैं, उसे भगा देती हैं। अब सुबह वो आता है तो पेस्ट्रीज के अंदर जहर मिला के रखने वाला है। वहां पर ही जो सर्वेंट पेस्ट्रीज लेकर आता है उसमें जहर है लेकिन वो पेस्ट्रीज प्रिंस तक पहुंच जाती हैं, फ्यू शैंग तक। और फ्यू शैंग जैसे ही उसको खाता है तो उसे पता ही नहीं है इसके अंदर जहर है, उस पर असर हो जाता है उल्टा। अब वहीं पर गार्ड आया उसे देखने के लिए। प्रिंस कहता है तुम उसे मार रहे थे या फिर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारा प्लान बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इसके बाद सामने पड़ी हुई टी वो पीने लगता है तो गार्ड कहता है प्लीज प्लीज ये मत पीजिए, इसके अंदर भी कुछ था। और उसका असर भी प्रिंस पे ही उल्टा हो जाता है, उल्टा प्रिंस ही इसके अंदर फंस जाता है। दूसरी तरफ ज़ो ली को देखते हैं जो आराम से सो रही है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो सामने वो किसी लड़की को देखती है। वो लड़की उसे बताने लगी है मैं वही हूँ सिस्टम। वो कहती है क्या वही हो जो तुम मुझसे बात करी थी और मुझे बता रही थी मुझे क्या टास्क करना है। कहती है हाँ, और मैंने तुम्हें कहा था कि इसी वक्त तुम्हें मारना होगा उसको, जल्दी जाओ फ्यू शैंग को मारने के लिए। वो उसके हाथ में चाकू पकड़ाकर उसे फ्यू शैंग की तरफ भेज रही है ताकि वो आगे जाकर तुम्हें ना मार दे, तुम्हें उसे पहले खत्म करना होगा।
फ्यू शेंग जो वहां पे बैठा है उसे गंदा खाना दिया जा रहा है। सर्वेंट वहां पर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसे कह रहे हैं प्रिंस यहाँ पर नहीं हो, अपने पैलेस में थे, यहाँ पर तुम बंदी बनाए गए हो। वो उन पे अटैक करने ही वाला था अपने सांप के जरिए, लेकिन एकदम से वो सामने देखता है किसी ने आकर चाकू रखा है, क्योंकि सामने आ चुकी है। और वो कहने लगती है तुम लोग फ्यू शेंग के साथ क्या कर रहे हो, और फ्यू शेंग को कहती है तुम ठीक तो हो ना। वो सबको भगा देती है। सामने वो हीरो बनने लगती है और उस चाकू को उठाने लगती है, लेकिन वो उससे निकल ही नहीं पाता है। इसके बाद वो टेबल पे बैठ जाती है और उसे कह रही है देखो मैंने तुम्हें बचाया है, तुम्हें ये याद रखना होगा। फ्यू शेंग वहीं पर सांप जो उसके हाथ में है वो उसकी तरफ करता है, ये देखो। तो वो डर जाती है और कहती है देखो देखो मैंने तो तुम्हें बचाया है ना, ये पीछे करो, मुझे इससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो मेडिसिन निकालती है और कहती है ये लो। बोलता है मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। जोली आगे बढ़ रही है तो उसके हाथ में कुछ है, वो दूर से उसकी टांग पे अटैक करता है। जोली गिर जाती है लेकिन मेडिसिन को बचा रही है। अब उसे थोड़ा बुरा लगने लग गया है। वो देखती है और कहती है देखो मेडिसिन बच गई है। वो उसके हाथ पे चोट देखता है कि गिरते हुए से चोट भी लग गई है। कहता है ठीक है लगा दो मेडिसिन। अब वो जैसे ही देखती है तो वो उस निशान को दिखाने लगता है और फिर कहता है तुम इससे डर गई ना। जोली कहती है नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं डरी हूँ। कहता है ये बैड लक का निशान है। जोली उस निशान को देख के कहती है ये तुम्हारा बर्थ मार्क है ना, इससे मतलब ये नहीं है तुम्हारा बैड लक है कोई। फ्यू शेंग उसे ऐसे बात करते हुए सुनता है तो कहने लगता है इतने अच्छे से बात करी हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। वो वहां पर ही कहती है मैं सच बोल रही हूँ, इस निशान का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई बैड लक हो, इसका तो मतलब ये भी हो सकता है ना कि तुम सबसे डिफरेंट हो, तो तुम्हें ऐसे हौसला हारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो वहां पर ही उसे देख के कहने लगती है ये तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट निशान है, जिससे पता चलता है कि तुम बाकियों जैसे नहीं हो बल्कि अलग हो। वहां पर ही फ्यू शेंग ये बातें सुन के चुप हो जाता है और वहीं पर उससे पूछती है तो तुम्हें क्या लगता है इस निशान के बारे में। वो कहता है मेरी फैमिली के लोग तो समझ रहे थे कि जब मैं पैदा हुआ इस निशान की वजह से मेरा बैड लक है और मैं सब कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे निकाल दिया गया। वो वहीं पर देखती है तो कहने लगती है देखो ऐसा मत सोचो, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। एकदम से वो उसका हाथ पीछे की तरफ कर देता है और कहने लगता है रुक जाओ, तुम यहाँ पर ये बातें इसलिए कर रही हो ना ताकि तुम मुझ पर कोई बड़ा अटैक कर सको, तुम मुझे मार सको, इसीलिए कर रही हो, मुझे यही लगता है। जोली बोलने लगती है मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें आज के बाद प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन वो उसकी तरफ चाकू कर देता है। फ्यू शेंग को यकीन नहीं आ रहा है उसकी बात पे, लेकिन बाद में वो इस बारे में सोचने लगता है। अब गार्ड वहां पे आता है और प्रिंस को कहने लगता है आपको क्या लगता है ये लड़की सच में सच कह रही है, ऐसा नहीं है बल्कि झूठ बोल रही है। अब वो कहते हैं ठीक है मैं देख लूंगा, अभी आज उसको नहीं मारना है, बाद में मारेंगे। गार्ड कहता है आप रोज यही कहते हैं आज उसको नहीं मारना है, आप सच में उसकी बात पे बिलीव कर रहे हैं क्या। बाहर जैसे ही वो आती है जोली तो काफी ज्यादा सैड लग रही है। फिर बाहर आके कहती है मेरे पास एक और आइडिया है, मैं हार नहीं मानूंगी। फ्यू शेंग को इम्प्रेस करने के लिए मैंने कुछ और सोचा है, जरूर वो इस बात से इम्प्रेस होगा। मैं तुम्हें आइडिया बताती हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। अब वो बैठ जाती है तैयार होकर एक ट्री के पास। मेड भी वहां पे देख रही है कि पता नहीं ये क्या करने वाली हैं। जैसे ही वहां से फ्यू शेंग गुजर रहा है तो वो देखती है गुजर रहा है, अभी ही टाइम है। वो वहीं पे प्रे करने लगती है ऊंची आवाज में। फ्यू शेंग दूर से उसे देखता है, उसकी नजर पड़ती है कि ये क्या कर रही है, प्रे कर रही है और वो उसके लिए प्रे कर रही है दूर से ऊंची आवाज में। मेड देखती है इसे तो कोई असर ही नहीं हुआ। अब वो कहने लगती है कोई बात नहीं, ये तो इग्नोर करके चला गया ना। अब बोलने लगती है मेरे पास एक और आइडिया है, कोई बात नहीं, मैं अभी हार नहीं मानने वाली। अब हम देखते हैं वो अंदर की तरफ आती है और काफी चीजें वहां पर उसके रूम में चेंज करवा देती है। फ्यू शेंग आता है और कहता है ये क्या है, तो वो वहीं पर बोलने लगती है रुको ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, देखो मैंने सारी चीजें चेंज करवाई हैं। लेकिन उसे फिर भी कुछ भी असर नहीं होता है। उसे थोड़ा बहुत असर हो रहा है लेकिन वो जाहिर करने की कोशिश नहीं कर रहा और वहीं पर बैठकर म्यूजिक बजा रहा होता है। सामने वो देखता है और कहता है फिर तुम क्या कर रही हो। वो उसे कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, ये है मेरे पास पेंडेंट, इससे ना तुम बाहर आ जा सकते हो। तुम्हें पता है ना इतने टाइम से तुम यहाँ पे बंद हो, तुम बाहर नहीं जा सकते, तो इससे तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। वो वहां पर देखता है सच में तुम मुझे ये दे रही हो या फिर कुछ और ही बात है। वो उसे कहती है और क्या बात होगी। वो उसे पेंडेंट देके वहां से चली जाती है। फ्यू शेंग वहीं पर दोबारा से बैठ जाता है लेकिन वो कुछ भी खास रिएक्शन शो नहीं कर रहा है। उसे कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और वहां से जा रही है खुशी खुशी कि खुश हो गया होगा फ्यू शेंग।
एम्पायर के सामने फ्यूशेंग बैठा है, उसे सर्व कर रहा है, वाइन डाल के दे रहा है। सामने हम देख रहे हैं पार्टी चल रही है, बहुत सारी लड़कियां जो परफॉर्म करने आई थी वो वापस जा रही हैं और वहीं पर हम देखते हैं ज़ोली को जो एंटर होती है और एम्पायर के सामने हेलो बोल रही है। उसे कहा जाता है बैठ जाओ। वो सामने गुजरते हुए फ्यूशेंग को देखती है, एज अ नौकर उसे वहां पे बनाया गया है। वो कहती है फादर इसको कहेंगे मुझे सर्व करे यहाँ पर आकर। अब वहीं पर एम्पायर फ्यूशेंग को बोलने लगता है जाओ प्रिंसेस तुम्हें बुला रही है, उसको जाके वाइन डाल के दो। अब वो उसकी तरफ आता है, जैसे ही वो आ रहा है तो वो उसके बैठने के लिए कुछ तैयारी कर रखती है और दूर से प्रिंसेस भी उसे देख रही है कि ये लड़की ज़ोली क्या कर रही है। वो बैठ जाता है आराम से, साथ में वो अपनी मेड को भी खिला रही है, ये लो ये खा के देखो। फिर ज़ोली को बताने लगता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा अच्छे से डाउरी प्रिपेयर की है और तुम्हारे लिए प्रपोजल आने वाला है, शादी का प्रपोजल। वहां पे प्रिंसेस कह रही है तुम्हें पता है वो 60 साल का बूढ़ा है जिससे तुम्हारी शादी होगी, लेकिन वो पैसों को देख के आगे चली जाती है और कहती है वाह कितने ज्यादा पैसे हैं, और खुश हो रही है उल्टा सैड होने की बजाय। अभी वहीं पर वो खुश हो रही है तो प्रिंसेस भी ये देख के हैरान हो गई है सब, और एम्परर भी उसे देखने लगता है कि एकदम से अटैकर्स आ जाते हैं वहां पर। अटैकर अटैक करने लगते हैं एम्परर पर और इधर उधर। पीछे वो देखती है कि फ्यूशेंग पे अटैक होने वाला है तो वो जल्दी से आकर उसके सामने आ जाती है, उसे खुद चोट लग जाती है। फ्यूशेंग कहने लगता है मुझ पे अटैक होने वाला था, तुम यहाँ पर मेरे सामने आ क्यों गई? बोलती है मैंने कहा था ना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फ्यूशेंग उससे थोड़ा इंप्रेस हो रहा है, लेकिन पीछे की तरफ एक और अटैकर उसका आ रहा है। वो हाथ बढ़ाता है और ऐसे उसे लग रहा है ये मुझे मारने वाला है, लेकिन वो पीछे अटैकर को गिरा देता है ताकि वो ज़ोली पर अटैक ना करे। रात हो गई है और हम देखते हैं उस अटैकर के पास से एक पेंडेंट मिलता है एम्परर को और उसे गुस्सा आने लगता है। वो कहता है ज़ोली ये सारा किया धरा तुम्हारा है क्योंकि ये पेंडेंट तो तुम्हारा है ना। ज़ोली वहीं पर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने वो पेंडेंट तो फ्यूशेंग को दिया था। एम्परर कहने लगता है इस लड़की को पकड़ लो, ये मुझे ही मरवाना चाहती है। वहीं पर देखने लगता है फ्यूशेंग उसे और ज़ोली कहती है ऐसा नहीं है, कुछ तो गलत फहमी हो गई है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो देख रही है फ्यूशेंग की तरफ तो एम्परर फ्यूशेंग को पकड़वा देता है कि तुम भी इसके साथ मिले हुए थे। कहती है प्लीज ऐसे तो कुछ मत कहो। एम्परर वहीं पर फ्यूशेंग को मरवाने लगता है कि तुमने ये सब कुछ किया होगा। ज़ोली वहीं पर सामने आ जाती है और कहती है रुक जाइए, एम्परर देख रहे तुम क्या कर रही हो। वो बोलने लगती है मुझे कुछ बताने तो दीजिए, आपने खुद ही सजा देना शुरू कर दिया, इसको कितना ज्यादा मार रहे हैं, इसने कुछ भी नहीं किया है। वो फिर से फ्यूशेंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है। सामने ही वो प्रिंसेस की तरफ देखती है और बोलने लगती है प्रिंसेस ने मेरा पेंडेंट लिया था, मैंने इसे दिया था। असल में ये सारी चाल उसी प्रिंसेस की है, इसीलिए ज़ोली ने उसका नाम लिया और वहीं पर रोने लगती है मेरे बोलने से पहले ही आप लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। सामने ही एम्प्रेस कहती है क्या ये सच है? वो बोलती है नहीं नहीं मैंने तो बस नहीं लिया, मैंने पेंडेंट बस खेलने के लिए लिया था, मुझे तो नहीं पता कि कहाँ गया और ये कैसे हो गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। इस तरह वो फ्यूशेंग को बचा लेती है और ये मामला कंफ्यूजन में ही हो जाता है। कहा जाता है इसको लेकर जाओ। फ्यूशेंग को काफी ज्यादा चोट लगी है, वो दोनों वहां पर सॉरी बोलते हैं एम्परर को और एम्परर ज़ोली और फ्यूशेंग को वहीं से भेज देता है। जैसे ही हम देखते हैं फ्यूशेंग को चोट तो काफी लग गई है, लेकिन ज़ोली उसकी हेल्प करती है, उसे चलाकर बाहर लेकर आ रही है। अब उसे गुस्सा नहीं आ रहा उस पर और उसकी नफरत भी कम होती जा रही है। ज़ोली वहीं पर देखती है और कहती है मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। सामने वो कहने लगती है देखो मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम मुझसे नफरत नहीं कर रहे ना। जैसे ही वो एकदम से पीछे की तरफ देखती है तो उसे एक सांप नजर आता है जो वहां पर फ्यूशेंग के पास था। वो जल्दी से डर जाती है और फ्यूशेंग को ऊपर जंप कर जाती है। बोलने लगता है क्या हो गया, ये सांप मेरा ही है और ये कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। इसके बाद वो नीचे उतर जाती है और कहने लगती है मैं तो डर ही गई थी कि ये मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। अब वो भागने लगती है और फिर वापस आकर उसके हाथ में मेडिसिन पकड़ा जाती है कि तुम्हें चोट लगी है ना, उस पे लगा लेना। फ्यूशेंग वहीं पर खड़ा है और मेडिसिन उसके हाथ में है। अपना सांप भी वो उठा लेता है और वहीं पर कुछ गिरी हुई चीज भी उठाता है। ज़ोली के बारे में सोच रहा है कि उसने उसे बचाया है। गार्ड आके कहने लगता है ज़ोली ने आपको जानबूझ के पेंडेंट दिया और फिर आपको फंसाने की कोशिश की है, मुझे ये लगता है। फ्यूशेंग कहता है अभी हमें पक्का नहीं पता। गार्ड कह रहा है आप उस पर यकीन कर रहे हैं, फिर से उसे मार भी नहीं रहे हैं। ज़ोली वहीं से जा रही है रात को और जैसे ही साथ में उसकी मेड है उसे बताती जा रही है मुझे लगता है ना फ्यूशेंग अब उसकी नफरत मेरे लिए कम हो रही है। रात को जैसे ही वो टहल रही है और ये बातें करते हुए जा रही है तो सामने वो प्रिंसेस को देखती है कि उसने फिर से फ्यूशेंग को रखा हुआ है। बहुत सारी मेड्स को वहां पर कह रही है कि ये मोमबत्ती पिघला के इसके ऊपर डालो और ये सारी मेड्स कर रही हैं। जैसे उसे गुस्सा आता है वो सामने आती है और इस बार फिर से वो बचा लेती है फ्यूशेंग को। ज़ोली सामने आ गई है। प्रिंसेस कहने लगती है तुम बार बार इसको बचाती रहती हो, ये इस काबिल भी नहीं है। अब वो कहते तुम इसको कुछ नहीं करोगी।
जोली सामने आके खड़ी हो गई है और प्रिंसेस को गुस्सा आ रहा है उसे देख के। जैसे ही वो आगे उसे मारने लगती है तो मेड रोक लेती है, प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको पता है ना गड़बड़ आपके साथ ही हो जाएगी। अब प्रिंसेस कहती है ठीक है, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब तुम इसे संभालो, मुझे क्या। वहां से ही चली जाती है। उसके जाने के बाद जोली फ्यूशेंग के हैंड को देखने लगती है। उसके हैंड पर इतनी ज्यादा जलन हो रही है। जोली देखने लगती है, सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं देर से आई लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। वहां पर उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। सामने कोई चीज गिरती है, वो उस तरफ देख रही है कि एकदम से फ्यूशेंग बेहोश होने लगता है क्योंकि उसे काफी पेन हो रहा है। अब वो उसे लेके आती है। फ्यूशेंग की हालत देखती है कि पहले इसे चोट बहुत लगी थी, अब रात को उसे बुखार भी हो गया है, तो वो वहीं पर रुक जाती है। जैसे ही देखती है कि फ्यूशेंग को ड्रीम में कुछ नजर आ रहा है और वो बहुत ज्यादा डर रहा है, तो वो देखती है ये तो काफी ज्यादा डर रहा है, चलो मैं इसके साथ ही रुक जाती हूँ। अब हम क्या देखते हैं, जैसे ही रात हो गई है तो वहां पर वो देखती है फ्यूशेंग उठा है और वो उसकी तरफ देख रहा है। अब वो एकदम से उठने लगता है तो बोलती है देखो तुम यहीं पर रुको, मैं उठ जाती हूँ। लेकिन फ्यूशेंग बोलने लगता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। अब वहीं से उठती है जोली और बाहर की तरफ जाने लगती है। उसके जाने के बाद फ्यूशेंग अपने स्नेक से पूछ रहा है कि तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना जैसे मुझे लग रहा है कि ये काफी मेरा ख्याल रख रही है। अब वो बाहर आ जाती है और वही मेड सिस्टम से पूछने लगती है क्या तुम मुझे बता सकती हो फ्यूशेंग के बारे में। वो उसे पुरानी मेमोरीज के बारे में याद दिलाने लगती है। जोली देख पा रही है फ्यूशेंग को, जब 18 साल का था इस पैलेस में लाया गया था तो उसका साथी उसके लिए खाना लेकर आया तो वो कितना ही ज्यादा खुश हो रहा था, उसे दे रहा था। लेकिन वहीं पर वो प्रिंसेस आ गई और उसने मारना शुरू कर दिया, तो फ्यूशेंग काफी रो रहा था। सामने ये सब देखकर जोली को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। प्रिंसेस उसे कह रही थी मैं तुम्हें जो कहूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। अब उसने वादा कर लिया था ठीक है मेरे साथी को कुछ मत करना, और उसने बहुत बड़ी सजा ली थी कि वहां पर वो चलता हुआ आ रहा था, उसके पांव भी जख्मी थे और जैसा प्रिंसेस ने कहा उसने वैसा ही किया। जोली देख पा रही है उसने तो वादा पूरा कर दिया था, लेकिन प्रिंसेस से अपने साथी के बारे में पूछा, अब उसे छोड़ दो। तो प्रिंसेस कह रही थी हाँ हाँ तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारा साथी, और उसके खून वाले कपड़े उसने दिखाए थे कि उसने मार दिया उसके साथी को। जोली को ये देखकर बहुत तकलीफ हो रही है कि कैसे कैसे उसे तकलीफें दी गई थी। पुरानी मेमोरी सिस्टम सारी उसे याद दिला देती है और जोली देखती है, कहती है फिर हम फ्यूशेंग को नहीं दोष दे सकते कि वो क्यों इतनी नफरत कर रहा है, वो तो बहुत ही ठीक है। फ्यूशेंग को वहीं पर गार्ड कुछ पिला रहा है और कह रहा है क्या आपको सच में लगता है कि उस लड़की पर यकीन करना चाहिए, वैसे मुझे भी अब थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है वो आपका ख्याल रख रही है। गार्ड चला जाता है और जैसे ही जोली आई है फ्यूशेंग को कह रही है मेरे साथ चलो, और उसका हाथ पकड़ के ले जा रही है। सामने ही वो देखते हैं ये क्या है, बहुत सारी लाइट्स हैं और वो आकर उसे दिखाने लगती है, देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा इनको देखकर, देखो छोटे छोटे जुगनू हैं। वो वहां पर देख रहे हैं, तुम मुझे ये सरप्राइज देना चाहती थी। ये कहती है गुस्सा करना तुम्हारा बनता है क्योंकि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है, गुस्सा करना लव करना ये सब इंसान में होते हैं। एकदम से उसे स्नेक नजर आया है तो वो डर जाती है। अब फ्यूशेंग कहता है डरने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा दोस्त है, अगर तुम इसे पकड़ना चाहती हो तो पकड़ सकती हो, ये देखो हाथ लगाना चाहती हो। अब वो सामने देखती है, कहती है नहीं नहीं इधर आओ, मुझे तुम्हें एक और सरप्राइज देना है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। वो उसके लिए कुछ बना कर लाई है, उसे कहने लगती है खा कर देखो बहुत ही ज्यादा तुम्हें अच्छा लगेगा खा के। अब जैसे ही फ्यूशेंग कुछ बोलने लगता है तो वो उसके मुंह में खुद ही डाल देती है और फिर नर्वस होने लगती है, भाग जाती है और फ्यूशेंग के मुंह से वो गिर रहा है। अब वो बोलने लगती चलो तुम खा लेना मैं चलती हूँ। फ्यूशेंग जैसे ही वो गिरा हुआ चीज देखता है तो उठाकर खाने लगता है और सोच रहा है कुछ। वापस आती है तो उसका फेस रेड हो रहा है। मेड कहती है आपको पता है ना विलन के साथ लव नहीं करते हैं। अब वो कहती है क्या तुम क्या बात कर रही हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं तो बस वैसे ही भागती हुई आई तो ऐसा हो रहा है। अब हम देखते हैं जंगल में सब लोग आए हैं और सब लोग को शिकार पे जाना है, और सामने हम एक और प्रिंस को देख रहे हैं जो वहां पर देखकर जोली को सोच रहा है, जोली तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही है। अब वो बैठ जाती है। जैसे ही सेकंड प्रिंसेस आती है तो उसको देख के वो पूछने लगता है ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ है, ये न्यू डिजाइन है क्या। अब वो देखती है और कहने लगती है जोली तुम मेरा मजाक मत ही उड़ाओ तो अच्छा होगा। जोली वहीं पर हंस रही है और पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है कि इसने गम लगा दिया था उसके बालों में। अब वो उसे देख के कहती है तुम तो 60 साल के बुढ़े से शादी करने वाली हो, तुम्हें पता है ना। जोली उसे कहती है तुमने ब्रश नहीं किया, तुम्हारे मुंह से काफी स्मेल आ रही है। और ये सुनकर फ्यूशेंग भी हंसने लगता है।
वहीं पर हम प्रिंस ली को आते देखते हैं जो कि जो ली का फियांसे है और वो कोई 60 साल का बूढ़ा नहीं है। जैसे ही वो सामने आता है तो सरप्राइज एंट्री मारता है और जो ली के सामने खड़ा हो जाता है और उसे इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। वो कहती है तुम मेरे फियांसे हो। वो बोलने लगता है हाँ। अब जो ली भी उससे इम्प्रेस हो रही है और ये देखकर फ्यूशन को जेलिसी होने लगती है। अब हम क्या देखते हैं, शिकार पे उन्हें निकलना है। सब दोस्त वहां पे शिकार पे गए हैं। रात हो गई है जंगल में ही और मेड पूछने लगती है क्या हो गया, तुम क्या सोच रही हो। वो वहीं पर पोटैटो खा रही है, स्वीट पोटैटो। और जोली कहने लगती है वैसे वो ली तो दिखने में अच्छा है। फ्यूशन वहीं पर आकर बैठता है तो वो उसे कहती है तुम भी खा लो। फ्यूशेंग उससे पूछता है तो वो उसकी तारीफ कर रही है ली की, तो फ्यूशेंग को अच्छा नहीं लगता और कहते तुम खुद ही खाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब ये बात मेड नोटिस कर लेती है। फ्यूशन जेलिस तो नहीं हो रहा कहीं। वो दूर जाके खड़ा हो गया है और वहीं पर एकदम से उसे नजर आता है कि कोई अटैकर आया और कोई तीर चल रहा है वहां पे। वो जल्दी से जोली को आवाज देता है और तीर उसकी तरफ ही आ रहा है तो वो दूर से कोई चीज फेंकता है जिससे तीर गिर जाता है। अब ली सामने आता है, सॉरी सॉरी मैंने गलती से तीर इस तरफ चला दिया था, और बोल रहा है तुम ठीक तो हो ना। एकदम से हम देखते हैं पुरानी मेमोरीज को जोली याद कर रही है और वहीं पर वो देखती है क्या हो गया। फ्यूशेंग ली को मारने लगता है और वो पीछे से आकर उसे रोक लेती है, देखो ज्यादा चोट लग रही है उसे। अब उसे भी गुस्सा आ रहा है और वो कहती है फ्यूशेंग तुम यहाँ पर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो फ्यूशन को बिठाकर पूछने लगती है उसकी पावर के बारे में। अब वो कहता है मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये पावर यूज की है। अब वो उसे कहती है मुझे तो ये लगता था कि तुम्हें लड़ना बिल्कुल नहीं आता है और इसीलिए तुम किसी से लड़ते नहीं हो, लेकिन देखो आज एक्सपोज हो गए तुम। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मेड वहां पर कुछ बना रही है किचन में प्रिंसेस के लिए, और वहीं पर हम एक लड़के को आते देखते हैं और वो उसके अंदर कुछ डाल देता है ताकि ये लड़की मेरी फियांसे ना बन जाए। उसके बाद हम आते देखते हैं ली को और ली भी उस सूप के अंदर कुछ मिला देता है। और तीसरे नंबर पे फ्यूशेंग को आते देखते हैं और उसे तो पहले ही प्रिंसेस पे गुस्सा है तो वो उसके अंदर कुछ मिला देता है। सारी चीजें उस सूप के अंदर मिल गई हैं और वो सूप प्रिंसेस पीने वाली है। उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी है तो सुबह को वो जा ही नहीं पाती। जूली सामने होगी है तैयार होके, वो जैसे ही आती है फ्यूशेंग का हाथ पकड़ के कैरेज पे चढ़ जाती है। बाहर देख रही है कि बाहर जगह कितनी अच्छी है और वो हंस के बात कर रही है ली से। सामने ही देखती है फ्यूशेंग को क्या हो गया तो सिस्टम उसे बता रही है कि फ्यूशेंग बहुत ज्यादा जेलिस हो रहा है और नफरत हो रही है इसे। फ्यूशेंग वहीं पर जोली को कुछ पीने के लिए देता है और कहता है ये पी लो। अब जोली उसे देखती है, इसे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो उसके हाथ से ले लेती है और कहती है ठीक है मैं पी रही हूँ। इसके बाद वो उसे ऑरेंज देता है और कहता है ये खा लो। ऊपर से वो देख रही है इसकी नफरत ज्यादा हो रही है, जैसे ही वो ऑरेंज नहीं खाती और पीछे करती है तो कुछ ज्यादा ही होने लगती है। वो जल्दी से खा लेती है, कहती है ठीक है। सामने मेड देख रही है, एकदम से कैरी जोर जोर से हिलने लगता है और अंदर से हम देखते हैं कि ली देखता है ये क्या हो रहा है। जैसे ही हम देखते हैं कि फ्यूशेंग के ऊपर जूली गिर गई थी तो वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है। फ्यूशेंग कहता है तुम्हें बड़ी जल्दी है इसे एक्सप्लेन करने के लिए, गुस्सा ना हो जाए। कैरी थोड़ी देर आगे जाता है तो एकदम से वो बाहर देखती है कि बाहर बहुत से लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है। वो वहीं पर रुक जाती है उनको खाना बना के देने के लिए और कहने लगती है ये लोग भी हमारे ही हैं और हमें इन लोगों का ध्यान रखना चाहिए अच्छे से। वहीं पर ली भी खड़ा है, उसकी बातें सुन रहा है और नोटिस कर रहा है कि फ्यूशेंग के साथ इसकी बहुत अट्रैक्शन है। वो उसे कह रही है देखो फ्यूशेंग, अच्छाई करनी चाहिए, भलाई करनी चाहिए तो बदले में हमें अच्छाई मिलेगी, लोग बहुत ज्यादा अच्छा समझेंगे, तुम भी हमारी हेल्प करो ना। अब जैसे ही वो बहुत सारे लोगों को खाना देने के बाद जा रही है तो वो देखती है कि सब लोग उसे थैंक यू बोल रहे हैं। दूसरी तरफ प्रिंसेस वहीं पर एम्प्रेस के सामने खड़ी है और कह रही है कि मुझे उस लड़की को जान से मारना है, ये एक ही रास्ता है कि मैं इसे अपने रास्ते से हटा सकूं। अगले दिन हम देखते हैं सबको वहां पर बुलाया गया है, एक बाबा को बुलाया गया है जो वहां पर प्रे करने वाला है और वहीं पर वो बाबा जैसे ही प्रे करना शुरू करता है आसपास वो जूली के घूमने लगता है। एकदम से फ्यूशेंग उसे आवाज देता है कुछ तो गड़बड़ है। जूली पीछे की तरफ गिरने लगती है और जैसे ही वो गिरी है वो चिल्लाती है वो बाबा उसको मारने के लिए आया था, उसे ये कहा गया था। वो गिरने ही लगती है कि फ्यूशेंग सामने आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और लास्ट टाइम पे उसे गिरने से बचा लेता है। फ्यूशेंग वहीं पर जू ली को बचाने लगता है और जैसे ही बचा रहा है दूसरी तरफ दूसरे प्रिंस ली को देख रहे हैं जो अटैकर्स को वहां पे रोक रहा है और उसके बाद आकर वो उसकी हेल्प करने लगता है जल्दी से बचाने में। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो उसको ठीक कर रही है कि तुम्हें चोट लगी थी, तुम्हारी चोट फिर से खुल गई है। प्रिंस ली कह रहा है मैंने भी तुम्हें बचाया था और वो और ज्यादा नाटक करने लगता है फ्यूशेंग कि मुझे दर्द हो रहा है। जूली कहती है अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आती हूँ। प्रिंस ली को पता है ये सिर्फ नाटक कर रहा है
वहीं पर जूली कहती है तुम्हें क्या हो गया, देखो इसे कितनी चोटें लगी हैं, इसने मेरी हेल्प की है बचाने में। वो वहीं पर उसे देख रहा है और बोलता है ठीक है जल्दी वापस आना। जूली वहीं से चीजें उठा के जा रही है। उसके जाने के बाद फ्यूशेंग ठीक होके बैठ गया है। प्रिंस कहने लगता है मुझे पता ही था कि मैं तुम्हारे जैसा नाटक कभी नहीं कर पाऊंगा। वहीं पर वो बोलने लगता है मतलब क्या है। प्रिंस ली कहने लगता है कि मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता, लेकिन जब तक जूली खुद तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर लेती ना, तब तक मैं भी हार नहीं मानूंगा और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहूंगा। प्रिंस फ्यूशेंग ये सुनता है तो उसे थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगता है। प्रिंस ली साथ लेकर आया है जूली को, वो कुछ सामान लेने आई है तो वो उसके साथ आता है। वो वहां पर ही मार्क्स देखती है, उसे लेने लगती है। इसके बाद दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। जैसे ही वो खाना खा रही है आराम से, तो वो उसे देख के गौर से बोलने लगता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। और वहीं पर वो उससे कहने लगता है तुम तो फ्यूशेंग के बारे में ज्यादा सोचती रहती हो। मैं तुमसे सवाल करता हूँ कि अगर हम दोनों में से कोई एक खतरे में हो तो तुम किसको पहले बचाओगी। अब वो वहां पर ही फ्यूशेंग का नाम ले लेती है। ये सुनकर वहीं पर उसे पता चल गया है कि ये फ्यूशेंग को ही लाइक करती है। वहीं पर वो कहती है मैं फ्यूशेंग को बचाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ली ये सुन के हंसने लगता है और कहता है ठीक है अगर ऐसी बात है तो। अब वो वापस आती है फ्यूशेंग के लिए कुछ सामान लेकर और उसे दिखाने लगती है। फ्यूशेंग वहीं पर देखता है और कहता है कि तुम तो अपने फियांसे के साथ गई थी ना, बहुत ज्यादा खुश होगी। ओली बोलने लगती है हाँ वैसे बहुत मजा आया था। एकदम से फ्यूशेंग को गुस्सा आने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम क्या बात कर रही हो, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम ली की तारीफ कर रही हो। वो ली के बारे में भी सोचने लगती है पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए। और वहीं पर फ्यूशेंग को देखती है क्या हो गया तुम्हें जेलसी हो रही है क्या। फ्यूशेंग गौर से उसे देखने लगता है और उसे बताने लगता है कि तुम ली के बारे में ये सब नहीं सोच सकती हो। वो वहां पर नोटिस कर लेती है फ्यूशेंग उसे लाइक तो नहीं करने लग गया। नर्वस होके वो बाहर आ रही है भाग के। जैसे ही आती है तो कहने लगती है मुझे ऐसे लगता है ना कि फ्यूशेंग मुझे लाइक करने लग गया है, क्योंकि जैसे वो रिस्पॉन्स दे रहा था और जैसे वो बात कर रहा था। मेड कहती है आपको ऐसे लगता है। अब वो खुश हो जाती है अगर ये बात है तो वो मुझे जान से भी नहीं मारेगा, सब कुछ ठीक हो गया है। फ्यूशेंग के साथ वो बाहर जाती है, उसे कहती है चलो मैं तुम्हें बाहर लेकर जाती हूँ। बाहर हम देखे हैं लैट्रन्स हैं, वहां पर बहुत सारे लोग ले रहे हैं। वहीं से उसे धक्का लगता है। जैसे ही गिरने लगती है जूली तो फ्यूशेंग उसे बचा लेता है। अब वो नर्वस होके कहती है चलो चलो आगे की तरफ चलते हैं। फ्यूशेंग उसे रोकता है ठीक है आराम से चलते हैं। अब वो आगे की तरफ जा रहे हैं तो वहीं पर फ्यूशेंग देखता है एक आदमी उन दोनों को बुला रहा है। वो वहां पर कहती है ये कौन है, इसे तो इग्नोर करके ही आगे जाना चाहिए। बाकी चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता वो देखते हुए जा रहे हैं। वो आदमी उन दोनों की किस्मत बताना चाह रहा है, फ्यूशन सुनना चाह रहा है। और वो जैसे ही स्टोरी सुनाने लगता है जूली कहती है ये बस ऐसे ही बोल रहा है, ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला। वो उन दोनों को बता रहा है कि तुम दोनों की जिंदगी में काफी कुछ होने वाला है, तुम दोनों अलग होने वाले हो। एक विश लिख के उन्हें दे देता है और वो आदमी कह रहा है काश ये विश जाया ना करे, इसको वेस्ट ना करें। फ्यूशेंग वहीं पर कहते हैं कोई बात नहीं, उस आदमी ने जो कहा है इसको ट्री पे लटका देते हैं ना। अब जूली कह रही है वो आदमी ऐसे ही बोल रहा था लेकिन कोई बात नहीं हम लटका देते हैं। जैसे ही वहां से वो जाती है फिर उसके बाद वो लेकर आती है कुछ चीजें पटाखे वगैरह और उसे दिखाने लगती है और कहती है देखो इसके बगैर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं ये लाने चली गई थी। जूली ने कुछ विश लिखी है और वहीं पर लटकाई है तो फ्यूशेंग उससे पूछता है, कहती है बस मैंने कुछ लिखा है। अब वो उसे दिखाना नहीं चाह रही तो फ्यूशेंग कहता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे मैरिज करोगी और हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। वो उससे वादा कर लेती है और खुशी खुशी उसके साथ चल के जा रही है। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाती है तो फ्यूशेंग पीछे से ट्री से उसकी विश देख रहा है कि उसने क्या लिखा है, उसके बारे में भी लिखा है। अटैकर्स आकर एकदम से अटैक उन दोनों पर करने लगते हैं। जैसे ही वहां से फ्यूशेंग उसे बचाने लगता है, उसे काफी चोट लग गई है। ली भी आकर उनकी हेल्प करता है। अब फ्यूशेंग बीमार है। ली कहता है जूली तुम मुझे भी देख लिया करो, मेरी भी उंगली पे निशान है, देखो कट लग गया है। अब फ्यूशेंग उसे कहता है मुझे ज्यादा चोट लगी है, तुम्हारा तो सिर्फ थोड़ा सा कट है ना। अब वो उठ के बैठ जाता है। जूली कहने लगती है ली प्लीज तुम बस ऐसे बातें मत किया करो। अब वो बोलता है ठीक है मैं कुछ नहीं कहता, तुम इसका ही ध्यान रखो। इसके बाद वो दोनों शक करने लगते हैं कि ये सब किसका काम हो सकता है। उन दोनों को लगता है कि ऐसा तो नहीं कि प्रिंस फ्यूशेंग का फादर हो इन सब के पीछे। अगले दिन सबको बुलाया गया है कि फ्यूशेंग का फादर आया है उससे मिलने के लिए। अब हम देखते हैं सब एम्परर के सामने आए हैं। एम्परर उससे पूछता है तुम क्या बताने के लिए आए हो। अब वो कहता है एक जरूरी बात है जो आपको बतानी है, मेरा बेटा बैड लक है। अब वो वहीं पर ये बता रहा है तो जूली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और वो निशान दिखाने की कोशिश कर रहा है। जूली वहीं पर देख रही है एम्परर को। एम्परर कहता है यहाँ पर इसे रखने से पहले तो तुम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बताया।
अब वो वहीं पे कुछ करने ही लगती है जूली, तो उसे रोक लेता है फ्यूशेंग। फ्यूशेंग उसे इशारा करता है तुम बैठ जाओ, और सामने ही उसे कहा जा रहा है फ्यूशेंग को कि तुम अपनी शर्ट उतारो और वो निशान दिखाओ जो कि बैड लक वाले निशान है। जूली को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, उसका अपना फादर रिक्वेस्ट कर रहा है, और वहीं पर प्रिंस ली को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। प्रिंस फ्यूशेंग वहीं पर बैठ जाता है, प्रिंस ली उसकी हेल्प करने आता है कि ऐसा मत करो। जैसे ही वो वहां पर सबको निशान दिखाता है तो उसका फादर कह रहा है ये देखिए बैड लक निशान है, बैड लक निशान है। आसपास के लोग भी फ्यूशेंग के बारे में बोल रहे हैं ये है ही बैड लक। वहीं पर एम्परर कहता है अच्छा ठीक है, तुम इसे ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, और इसे ले जाओ और तुम दोनों मिल के बॉर्डर पे मुकाबला करोगे दुश्मनों से। अब वो बाहर आता है तो वहीं पर उसका फादर कह रहा है मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। वहीं पर वो कहने लगता है मैंने तो अपनी माँ को नहीं मारा था, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। उसका फादर उसे थप्पड़ लगा देता है, जब तुम पैदा हुए तुम्हारी माँ जिंदा नहीं थी और ये सब तुम्हारे बैड लक की वजह से हुआ है। अब जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा और लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन उस लड़ाई में तुम जिंदा भी रहोगे या नहीं किसको क्या ही पता है। अब ये कहकर वो वहां से आगे की तरफ चला जाता है और प्रिंस फ्यूशेंग को बहुत बुरा लग रहा है। दूर से जूली उसे आवाज देती है, अब वो आता है उसके साथ अंदर, तो वो जल्दी जल्दी उसे दिखा रही है देखो मैंने तुम्हारे लिए सामान पैक किया है, वहां पर तुम्हें हेल्प होगी। वो काफी इमोशनल हो जाता है, जूली को थैंक यू बोल रहा है। दूसरी तरफ फ्यूशेंग प्रिंस ली के पास आता है और वो कहता है वाह क्या बात है, तुम मुझसे बात करने के लिए आए हो। अब जैसे ही वो बैठता है कहता है क्या हुआ, कुछ ज़रूरी बात है क्या। फ्यूशेंग उसके सामने झुक रहा है और प्रिंस को थैंक यू बोल रहा है, आप बहुत अच्छे हैं प्रिंस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ख्याल रखें मेरे जाने के बाद। ली बोलता है जूली का ख्याल मैं क्यों रखूं, और वैसे तुम्हें ये नहीं लगता कि उसे मेरे साथ रहना चाहिए, तुम तो इतनी ज़्यादा मुश्किल में हो, तो फिर तुम्हें लगता है कि मैं उसे इम्प्रेस कर लूँगा बाद में। वो कहता है मैं जानता हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं ये चाहता हूँ मेरे जाने के बाद आप जूली का अच्छे से ख्याल रखें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी ही वापस आकर उसे ले जाऊँ। प्रिंस ली कहने लगता है चिंता मत करो, मैं ज़रूर उसका ध्यान रखूँगा, मुझे पता है वो तुम्हें ही चूज़ करेगी। वो एक दूसरे के सामने झुकने लगते हैं। अब हम देखते हैं रात हो गई है और रात को जूली के आग लग गई है कमरे में, वो बाहर आ गई है बच के और बहुत मुश्किल से बाहर आई है। प्रिंसेस ने आग लगवाई थी और वहीं पर कहती है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जैसे ही उस झगड़ा होने लगता है जूली रोक लेती है और प्रिंसेस कह रही है मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ना सबूत लेकर आना। जूली रोक लेती है फ्यूशेंग को झगड़ा करने से प्रिंसेस के साथ, लेकिन उन दोनों को पता है कि इसने ही ऐसे कुछ किया है। अब प्रिंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है प्रिंसेस पर कि ये हमेशा ही ऐसे करती है, मेरे साथ इसने कितना कुछ किया है। अब रात को जैसे ही प्रिंसेस अपने रूम में है वो मेड को भेज देती है, तो उसे पता ही नहीं है कि फ्यूशेंग आज क्या करने वाला है। फ्यूशेंग आते ही उस पर अटैक करने लगता है और उसे जान से मार देता है। अब वो कहता है तुम नहीं बचोगी, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया आज तक और अब तुम शुरू हो गई हो जूली के साथ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब वो अपना बदला उससे पूरा ले लेता है। गार्ड आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर संभालूंगा, आपको जाना है तो आप जाइए। वहीं पर वो उस प्रिंसेस से तो बदला ले लेता है इतने सालों का जो प्रिंसेस उसके साथ कर रही थी। सुबह को देखते हैं मेड को वहाँ पर ही वेट कर रही है जूली और कह रही है कि फ्यूशेंग ने वादा किया था कि वो जल्दी वापस आएगा और मुझे यकीन है कि वो सेफली वापस आ जाए, मैं प्रे भी कर रही हूँ। दूसरी तरफ देख रहे हैं फ्यूशेंग को जो अपने फादर के साथ जा रहा है, एम्परर के ऑर्डर के मुताबिक उन्हें लड़ने के लिए जाना है दुश्मन से। तो वो जैसे ही साथ जा रहा है उसका फादर वैसे ही प्लान बनाकर बैठा हुआ है ताकि इसको मार दिया जाए। वहाँ पर ही वो कुछ और ही प्लानिंग कर रहा है। जैसे ही बैटल फील्ड में वो दोनों मुकाबला कर रहे होते हैं फ्यूशेंग काफ़ी ज़ख्मी हो गया है। दूसरी तरफ जूली को अजीब सा सपना आ रहा है, उसका फादर वहीं पर अटैक कर रहा है लोगों पर। एकदम से वो उठती है सपने से तो उसे ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल रियल था, ऐसा क्यों हो रहा था कि फ्यूशेंग मरने वाला है। उसका फादर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है फ्यूशेंग के सामने और फ्यूशेंग अपने फादर पर ही तलवार रख के खड़ा हो जाता है। अब वो कहते तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार दोगे। वो वहाँ पर कहता है आपने मुझे आज तक बैड लक बना के रखा। वो वहीं पर कहता है तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ इस दुनिया से चली गई, तुम हो ही बैड लक, जब से तुम आए हो ना तो हमारा कुछ नहीं बचा है। वो वहाँ पर ही बोलने लगता है ये सब आपको लगता है, मेरी माँ को नहीं लगता। वो उस पर अटैक करता है टांग पे, जान से नहीं मारता लेकिन टांग पे अटैक करता है और अपनी माँ का पेंडेंट उसे देने लगता है कि मेरी माँ से पूछना, ये पेंडेंट उनकी कब्र पे ले जाना और उनसे पूछना कि वो आखिर आपका साथ देंगी या मेरा साथ देंगी। अब हम क्या ही देखते हैं वहीं पर एम्परर के सामने बहुत से मिनिस्टर्स इकट्ठे हो गए हैं और उसे खबर दे रहे हैं कि फ्यूशेंग का फादर तो मारा गया है। एम्प्रेस भी वहीं पर घबरा जाती है, उसे पता चला है उसकी बेटी भी मारी गई है। फ्यूशेंग को देखते हैं वो वहीं पर है, अभी उसे आगे जाना है और कैंप लगाना है और बाकी दुश्मनों से भी मुकाबला करना है, इसीलिए वो अभी तक वापस नहीं जा रहा है, अभी उसे वहीं पर रुकना है।
एम्प्रेस को देखते हैं कि उसने पकड़ लिया है जूली को। उसे लगता है कि जूली ने उसकी बेटी को मार दिया है और उसे कह रही है, जब तक तुम कबूल नहीं करोगी ना अपने मुंह से तो मैं तुम्हें ज़िंदा जला दूंगी अगर तुम नहीं करोगी तो। वहीं पर कहती है मैंने कुछ नहीं किया। वहाँ पर ही वो अटैक करती है उस पर, उसको बांध देती है और कहती है कि यहाँ पर इसको अंदर डालो और आग लगा दो रूम के अंदर। जैसे ही मेड आती है तो देखती है आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है। मेड जाने से इनकार कर रही है और जूली उसे देखते हैं, मेरे सामने तुम नहीं मर सकती, मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए बाहर। वो मेड को ज़बरदस्ती बाहर भेज देती है और कहती है देखो अभी तुमने मुझे बचा भी लिया तो बाद में एम्प्रेस फिर भी हम दोनों को मार ही देगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ मर जाओ। अब वो वहीं पर रूम के अंदर है और आग लग जाती है। जैसे ही आग लग गई है तो रूम वहाँ पर जलने लगता है। बाहर मेड खड़ी होकर देख रही है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। एकदम से हम देखते हैं फ्यू शेंग को सुबह अजीब सा फील हो रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत हुआ है और बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। वहाँ पर ही गार्ड आता है उसे कुछ बताने के लिए और कुछ लोग भी आते हैं। एलिस की तरफ से कुछ लोग आए हैं। अब वो उन्हें बचाने के लिए आता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे ही नीचे उतरता है तो वो उसे खबर दे रहे हैं जूली के बारे में कि वो अब जिंदा नहीं रही हैं। अब ये सुन के उसे बहुत झटका लगता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। गार्ड कहता है यही खबर मिल रही है। अब फ्यू शेंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है और वो सदमे में लग रहा है। गार्ड कहता है ऐसी ही खबर मिली है कि अब वो ज़िंदा नहीं है, उनकी कुछ आखिरी निशानी मिली है। अब वो जैसे ही देखता है घबरा जाता है। फ्यू शेंग वहीं पर बैठ जाता है और सोच रहा है मैं खुद जाकर देखूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। वापस आकर वो एम्प्रेस को पकड़वा देता है और एम्प्रेस कहती है उसने मेरी बेटी को मारा तो मैंने उसे मार दिया, वो अब जिंदा ही नहीं है। फ्यू शेंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा है। वो एम्प्रेस पे अटैक करता है और कहता है बताओ कि जूली कहाँ है। उसे पता चलता है कि जूली को सच में मार दिया गया है। अब आर्मी का कंट्रोल उसके हाथ में हो गया है, इसीलिए वो इतना पावरफुल है, उन दोनों के सामने खड़ा है। एम्परर को वो छोड़ देता है लेकिन एम्प्रेस को मार देता है। उसे बाद में पता चलता है कि जूली सच में ज़िंदा नहीं है। वो सामने ही फ्लावर्स को देखने लगता है जो गिरे हुए हैं और पुरानी मेमोरीज़ को याद करके बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि जूली जिससे मैं वादा करके गया था कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, वो ऐसे दुनिया से चली जाएगी। मेरे वापस आने से पहले ही यहाँ पर वो है ही नहीं। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जिन्होंने भी ये किया है ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया। अभी वो रो ही रहा है कि सामने उसे ऐसे नज़र आता है कि जूली बैठी हुई है झूले के ऊपर। अब वो देखता है तो सामने हंसने लगता है। उसे ऐसे लगता है कि जूली सामने है लेकिन वो सिर्फ उसका वहम था और ख्याल था। जूली को देखते हैं कि वो अपने वर्ल्ड में वापस आ गई है, अपनी क्लास में बैठी है और टीचर उसे कह रहा है कि तुम क्लास में सो रही हो, जल्दी उठो और पढ़ो। अब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि क्या हुआ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अजीब सी फीलिंग आ रही है जैसे पता नहीं मैं यहाँ पर थी या कहाँ पर थी। अब उसे कुछ भी मेमोरीज याद नहीं है कि वो किस वर्ड में थी, लेकिन एक उसे नॉवल सामने नज़र आता है और वो उसे रीड करने के लिए बैठ जाती है। ये वही नॉवल है जिसके अंदर वो पहले गई थी। अब वो दोबारा से उसी के अंदर ट्रैवल करके चली जाती है, मतलब कि उसकी रीबर्थ हुई है उस नॉवल के अंदर। जैसे ही उसकी आंख खुली है तो वो सामने जूली के रूप में है और सारी चीज़ों को देख के हैरान हो रही है कि सच में मैं इसके अंदर आ गई हूँ। वो सामने एक विश भी लिखी हुई देखती है। वहीं पर हम फ्यू शेंग को एंटर होता देखते हैं। जैसे ही फ्यू शेंग सामने आया है तो वो उसे देख रही है और कह रही है इतना हैंडसम तो पहले मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं। वो सामने देखती है ये है कौन जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है। फ्यू शेंग उसे पहचान रहा है लेकिन अभी उसे कंफर्म नहीं है कि ये जूली वही वाली है या नहीं। वहीं पर वो हैंड कर रही है, उसे चुप करवा रही है और कहती है चुप करो, यहाँ पर जो एम्परर है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो तुम्हें पता है कि वो लोगों को मार देता है। फ्यू शेंग खुश हो रहा है जबकि उसे कुछ भी याद नहीं है फ्यू शेंग के बारे में और वो उस एम्परर के बारे में बुरा भला बोल रही है। एकदम से उसे पता चलता है, गार्ड जैसे ही एम्परर कह के उसे बुलाने लगता है, एम्परर फ्यू शेंग, तो वो हैरान हो जाती है कि मेरे सामने जो खड़ा है यही एम्परर है जिसके बारे में मैं बोल रही थी कि वो सबको मार देता है, उसने कितनों को मारा है। अब वो नीचे बैठ के सॉरी बोलने लगती है, माफी मांगने लगती है। गार्ड भी देख के हैरान है जूली को। वो वहीं पर कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें माफ कर दिया मैंने, लेकिन आइंदा के बाद ध्यान रखना। और उसके हेयर साफ कर रहा है और उसे कह रहा है तुम्हें यहाँ पे रहना, रह सकती हो, कोई बात नहीं। सामने ही वो देखती है कि अम्ब्रेला भी उसने पकड़ा दिया है और ये मुझसे तो इतना ज्यादा अच्छा बिहेव कर रहा है, ऐसा क्यों लगता है जैसे ये पहले से मुझे जानता हो, इतना ज्यादा अच्छा बिहेव कर रहा है। अब वो खुश हो गई है। जैसे ही अंदर रूम में बैठी है तो मेड आ जाती है और उसे तैयार कर रही है, उनके लिए चीजें ला रही हैं और वो ये देख के खुश हो रही है।
लेकिन सामने उसे एकदम से नजर आता है ये कौन है। एक मेड आंटी आती है, वो डर के लेट गई है और कहती है पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इस वर्ड में अचानक से आ गई। और ये फ्यू शेंग जो कि बहुत ही ज्यादा इससे डरना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा कि ये मुझे डरा रहा है। फ्यू शेंग अंदर रूम में आता है उसे देखने के लिए और कहता है क्या सोच रही हो, क्या बात कर रही हो। वो एकदम से ब्लैंकेट लपेट लेती है और कहती है कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं बात कर रही थी। वहीं पर फ्यू शेंग उसे कहता है कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ, तुम्हें यहाँ पर कोई भी तंग नहीं करने वाला है। वो कहती है ठीक है मैं सो जाती हूँ। वो बेड की तरफ जाने लगती है। वहीं पर फ्यू शेंग कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, उसे लिटा के चला जाता है। मेड वहीं पर आती है तो वो भी पहचान गई है जूली को और जल्दी से हग करने लगती है कि आप ठीक हैं, शुक्र है आप वापस आ गई हैं। जूली को कुछ भी याद नहीं है। एम्पर को देखते हैं वो बाहर खड़ा है और जूली के बारे में सोच रहा है। मुझे यकीन है कि ये वही है, अभी इसे कुछ याद नहीं है लेकिन थोड़े टाइम बाद उसे जरूर याद आ जाएगा। मेरा दिल कहता है ये वही जूली है, लेकिन गार्ड कह रहा है मुझे ऐसा लगता है कि ये वो नहीं है, कुछ भी उन्हें बिल्कुल याद नहीं है। अब जूली एकदम से उठती है, जैसे ही सुबह उठी है तो सामने देखने लगती है, तैयार होकर आती है तो वो देख रही है तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना। फ्यू शेंग को देखती है कि उसे चोट लगी है, तो फ्यू शेंग आजमा रहा है कि ये वही जूली है या नहीं। वो उसी तरह उसे मेडिसिन भी लगाने लगती है। अब वो अपने निशान के बारे में बताता है ये तो बैड लक का निशान है ना, तुम्हें नहीं लगता। वो उसे दोबारा वही कहने लगती है तुम सबसे अलग हो, ये बैड लक का निशान नहीं है। पुरानी मेमोरीज याद आ रही हैं फ्यू शेंग को कि पहले ये ऐसी ही बात करती थी और ये बिल्कुल उसी जूली की तरह बात कर रही है जैसे पहली जूली कहा करती थी कि तुम सबसे अलग हो, ये कोई बैड लक निशान नहीं है। अब उसे लगने लग गया है कि ये वही है। वो जल्दी से उठ जाती है नर्वस होके और बाहर की तरफ आ रही है। रात को हम देखते हैं, रात को जैसे ही वो है तो उसे ऐसे लगता है कुछ तो है चीज, ऐसा लगता है मैं कुछ जानती हूँ इस ट्री के बारे में। वहां पर एक विश लिखी है और उसे वो पढ़ने लगती है। फ्यू शेंग सामने आता है तो वो वहीं पर कहती है ये विश कौन सी है और ये किसने लिखी थी। फ्यू शेंग कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें याद है इस विश के बारे में। वो वहां पर ही देख रही है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। गार्ड कुछ बताने लगता है कि अटैक हुआ है। वो जल्दी से अंदर आता है और जैसे ही सामने देखने लगता है कि वहां पर कौन है अटैक करने के लिए, चाकू उठाता है और अटैक कर देता है उस आदमी के ऊपर। लेकिन वो आदमी उसे ही चोट लगा देता है और सामने कहने लगता है इस जगह से हट के रहना वरना बहुत ही ज्यादा तुम्हें चोट लग जाएगी। फ्यू शेंग वहां पे बहुत ज्यादा परेशान है कि तब तक जूली वहां पे एंटर हो जाती है और देखती है ये सब क्या चल रहा है। वो उस आदमी को देखती है और कहती है रुक जाओ, ये सब क्या कर रहे हो, ये वही है जिसने उन दोनों को विश लिख के दी थी। अब फ्यू शेंग उसे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वहीं पर एकदम से बेहोश होने लगता है। जूली उसे देखती है क्या हो गया इसे। थोड़ी देर वो सोता है और जैसे ही एकदम से उठता है, ख्वाब में डर के उठता है और एकदम से चिल्लाने लगता है कि जूली कहाँ पर है। जूली वहीं पर है और मेड उसे गौर से देख रही है कि इन्हें कुछ भी याद नहीं है। वो वहां पर ही कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं पहले मर गई थी और मेरी रीबर्थ हो गई है यहाँ पे। वहीं पर मेड कहने लगती है मुझे भी यही लगता है, आपको कुछ याद नहीं है, मेरे बारे में भी आपको कुछ याद नहीं है, आपने कैसे मुझे बचाया था और आपकी डेथ कैसे हुई थी, आपको उस बारे में कुछ नहीं पता। थोड़ी देर बाद एम्परर फ्यू शेंग आता है और वो जूली को वहीं से उठाकर अंदर की तरफ लेकर जा रहा है और उसे कह रहा है तुमने जो अभी मुझे कहा वो दोबारा से फ्यू शेंग कह के बुलाओ। वो उसे फ्यू शेंग एकदम से कह देती है और दोबारा से बोल रही है, लेकिन उसे कुछ भी पुरानी मेमोरीज के बारे में याद नहीं है। तो वहीं पर वो थोड़ा दुखी हो जाता है और कहता है अच्छा तुम्हें सच में याद नहीं है। कहती है हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं है लेकिन मैं तुम्हें हक देती हूँ। वो यहाँ पर कहता है कोई बात नहीं, अब मुझे टेंशन नहीं हो रही, ना ही मैं सैड हूँ। एकदम से वो देखती है बाहर विंडो से कि अभी मौसम अच्छा हो रहा है, देखो बर्फ गिर रही है। फ्यू शेंग वहीं पर कहने लगता है हाँ ये मौसम तुम्हें याद होगा, वैसे भी मुझे ये लगता है कि तुम्हें बाहर घूमना चाहिए। वो कहती है अच्छा तो अगर मैं कुछ करना चाहूँ, बाहर जाना चाहूँ तो तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोकोगे एम्परर की तरह जैसे डांटते हैं। कहता है नहीं। तो ये सुन के वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। अब उसे कहने लगती है मुझे पहले ही पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे एम्परर हो, बहुत ज्यादा अच्छे। रात को हम देखते हैं जूली को, जैसे ही वो बैठी हुई है और कुछ सोच रही है तो एकदम से वो सामने कुछ अटैकर को आते देखती है और मेड आकर उसे रूम में बंद कर देती है और खुद सामने खड़ी हो जाती है कि मिस अब इस बार मैं आपको बचाऊंगी। वो अटैकर उस मेड पे अटैक कर देता है और वो जान से वहीं पर मर जाती है। अंदर रूम में जहां पर जूली बंद है वो सामने देखती है अपनी पिक्चर और देखती है कि उसका नेम भी लिखा हुआ है टैबलेट पे। इसका मतलब ये है सच में उसकी डेथ हुई थी इस वर्ल्ड में। अब वो जैसे ही सब देखती है तो उसे आहिस्ता आहिस्ता मेमोरीज याद आने लगती हैं। उस रूम के अंदर किसी और ने नहीं बल्कि फ्यू शेंग के फादर ने उसे बंद करवाया और वो उसे मारने के लिए आया है। काफी टाइम हो गया है प्रिंसेस तुम्हें देखे हुए। वो जैसे ही उसे देखती है तो जोर से उसके सर में दर्द होता है और उसे सारी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जैसे वो इस वर्ल्ड में थी, क्या क्या उसने टाइम गुजारा, वो सारा कुछ उसे याद आता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है।
फ्यूशेंग का फादर कहने लगता है कि अब तुम नहीं बच पाओगी, इस बार तुम मेरे ट्रैप में फंस चुकी हो, अब तुम नहीं बचने वाली। जैसे ही वो सामने देखती है तो काफी ज्यादा डर जाती है और फ्यूशेंग का फादर उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि एकदम से पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं उसे बचाने के लिए जूली को, और वहीं पर वो गार्ड आ जाता है और उसे गिरा देता है और जूली को सामने कहता है। फ्यूशेंग सामने आ जाता है और अपने फादर को नीचे गिरा देता है, लेकिन आसपास रूम के आग जला दी गई है। जूली देखती है कि यहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब फ्यूशेंग उसे धक्का देके बाहर निकाल देता है, लेकिन सब देख रहे हैं उनको अंदर से बाहर कौन निकालेगा, एम्परर को कौन निकालेगा। सब वहाँ पे घबराए हुए हैं और गार्ड भी बहुत ज्यादा रोने लगता है कि अब एम्परर को कौन निकालेगा, लेकिन मुश्किल से उसे निकाल के ले ही आते हैं बाहर। अभी तक वो बेहोश है फ्यूशेंग और अभी तक उसे होश नहीं आया है। जूली वेट कर रही है कि जैसे ही फ्यूशेंग को होश आएगा तो वो उसे सच बता देगी कि उसे सब कुछ याद आ गया है। फ्यूशेंग उठता है और जैसे ही उठता है तो सारी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है। फ्यूशेंग जैसे ही होश में आता है तो जूली उसे कुछ पिला रही है। अब वो सामने देखता है, क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? वो वहां पर ही कह रही है, हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया है, मुझे याद आ गया जिस बारे में तुम बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं दोनों मिलके खाना खा रहे हैं और प्रिंस ली भी उन दोनों को मिलने के लिए आता है। सामने हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा वो खुश लग रही है फ्यूशेंग के बारे में, और ली कहता है शुक्र है तुम दोनों ठीक हो, वरना तो तुम दोनों इतने खतरे ले रहे हो ना, पता नहीं क्या हो रहा है। अब वो भी हैरान हो रहा है कि जूली कैसे वापस आ सकती है। जैसे ही वो उसे बताता है इसकी रीबर्थ के बारे में तो वो भी हैरान हो जाता है कि क्या तुम लोग बात कर रहे हो, तुम लोग तो ऐसी बात कर रहे हो जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है और ना ही यकीन आ रहा है मुझे। वो वहां पर उसे दोनों बताते हैं कि सच में ये सच है। इसके बाद जूली थोड़ी परेशान लग रही है कि वो दोबारा अपने वर्ड में वापस न चली जाए। वो वहीं पर फ्यूशेंग के साथ बैठ जाती है लेकिन सैड लग रही है। फ्यूशेंग कहता है तुम कहना क्या चाहती हो, तुम दोबारा से वापस नहीं जाओगी, तुम मुझसे वादा करो। तो वो वहीं पर कहने लगती है ये मेरे हाथ में नहीं है, हो सकता है कि मेरा टाइम पूरा होने पर दोबारा से मैं वापस चली जाऊं अपनी दुनिया में, ऐसा भी हो सकता है। अब ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। जूली कहती है लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर ही रहूं, मुझे कुछ पता नहीं है। अब जितना टाइम वो वहां पर रहती है वहीं पर वो बहुत ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट करता है। सारे काम फ्यूशेंग खुद ही करता है, जो भी चीजें वो कहती है। वो खुद एम्परर है लेकिन उसकी जगह पे वो सारे काम उसके कर रहा है और उसके साथ साथ ही रह रहा है हमेशा। जैसे ही वो उसे चला कर लेकर आ रहा है और फिर झूले पे भी बिठा देता है। अब वो बैठ गया झूले पे। एक दिन जैसे ही वो उसे झूले दे रहा होता है आईज अपनी क्लोज करता है और थोड़ी देर बाद एकदम से वहां पर स्नो होने लगती है। जब भी स्नो होती है तो वो अपने वर्ल्ड में वापस चली जाती है स्नो वाले टाइम पे, और अभी भी फ्यूशेंग को ऐसा महसूस हो रहा है। वो अपनी आंखें बंद करता है, जूली उसे आईज बंद करने को बोलती है। जूली को पता है शायद वो अपने वर्ल्ड में वापस चली जाएगी और फ्यूशेंग को भी यही लग रहा है। अब वो थोड़ी देर उससे बात करती है। जैसे ही फ्यूशेंग आंख खोलता है कि उसकी आवाज नहीं आ रही है तो सामने वो देखता है कि जूली गायब है और वो वहां पर नहीं है। ये देखकर वो दोबारा से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और इधर उधर जूली को ढूंढने लगता है। फिर पीछे देखता है तो जूली वहीं पर उसे खड़ी हुई नजर आती है, लेकिन वो सिर्फ उसका वहम था। जूली सच में वहां पर नहीं है बल्कि वो अपने वर्ल्ड में वापस जा चुकी है। अब फ्यूशेंग दोबारा से बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। जूली इस बार जैसे ही वापस आई है तो वो वहां पर अपने वर्ल्ड में है, लेकिन उसे सब कुछ याद है कि क्या हुआ था। अब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने रूम में है, सामने ही मेड है। उसे पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं। अब वो एक म्यूजियम में गई है जहां पर टीचर उन्हें कुछ दिखा रहा है, एक विश दिखा रहा है, और सब पूछने लगते हैं कि ये विश किसने लिखी थी, इसके ऊपर तो कुछ ब्लड के निशान भी हैं। टीचर बताने लगता है ये बहुत सालों पहले की है और इसे संभाल के रखा गया है म्यूजियम में। ये एम्परर ने लिखी थी, एम्परर ने अपनी वाइफ के लिए। सब उसे देखने लगते हैं। टीचर उसके बारे में बता रहा है तो जूली वहीं पर इमोशनल होकर रोने लगती है और उसे याद आ रहा है कि जिस स्टोरी में वो गई थी, पुराने वर्ल्ड की स्टोरी में, वहां पर ऐसी विश कुछ उसने एम्परर के साथ लिखी थी, फ्यूशेंग के साथ। उसे अचानक से आवाज आई है तो वो पीछे की तरफ देखती है। फ्यूशेंग की तरह दिखने वाला एक लड़का सामने खड़ा है और वो खुश हो जाती है।